हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हीमोलिटिक एनीमिया का ही टाइप है। सबसे पहले हीमोलिटिक को डिस्कस करने से पहले हम एनीमिया देखते हैं क्या होता है। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो रेड ब्लड सेल का काउंट है, आरबीसीज का काउंट, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है। तो आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाना। तो अगर आरबीसीज का काउंट कम होता है तो हीमोग्लोबिन का भी काउंट कम होता है। और एक चीज होती है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, ये आरबीसीज का अमाउंट दिखाता है ब्लड में कितना है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है। अब जो रेड ब्लड सेल है उसका अमाउंट या फिर उसका जो काउंट है वो क्यों रिड्यूस हो रहा है, या तो क्या हो रहा है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा बोन मैरो से। आरबीसीज का प्रोडक्शन या फिर कोई भी जो ब्लड सेल है उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। और ये बोन मैरो में भी कहाँ से, स्पंजी टिश्यू जो प्रेजेंट होता है बोन मैरो का, वहां से। तो बोन मैरो फ्लैट बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, उसके एंड्स में प्रेजेंट होती हैं। तो रेड बोन मैरो से बेसिकली जो ब्लड सेल्स हैं उसका प्रोडक्शन होता है। तो अगर बोन मैरोज ब्लड सेल्स को बना नहीं रही, जैसे कि एनीमिया में रेड ब्लड सेल का काउंट रिड्यूस होता है, तो अगर रेड ब्लड सेल्स को बना नहीं रही, उसका प्रोडक्शन लो है, तो भी एनीमिया होगा। अगर आरबीसीज बन भी रहे हैं, प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, लेकिन हेल्दी आरबीसीज नहीं बन रहे, जो आरबीसीज है उनका साइज शेप एबनॉर्मल है, या फिर आरबीसीज बन तो रही हैं लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जो आरबीसीज है उनका नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। और अगर आरबीसीज 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पहले ही डाई हो रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है कि अगर आरबीसीज का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, और अगर आरबीसीज 120 डेज से पहले ही सर्कुलेशन में मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो उसका एक लाइफ स्पैन है आरबीसीज का, उससे वो पहले ही मर जाते हैं, उससे पहले ही डाई हो रहे हैं। तो हीमोलिटिक या फिर हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हीमोलाइसिस मींस ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होना, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका ब्रेकडाउन होना, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक। और हीमोलिटिक एनीमिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आरबीसीज ज्यादा अमाउंट में मर जाएंगे, डाई होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे उसके लाइफ स्पैन से पहले ही, तो जो बोन मैरो है वो इतने आरबीसीज नहीं बना सकती, तो हमारे ब्लड में आरबीसीज का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो इस एनीमिया को क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया किस वजह से होता है, या तो प्रोडक्शन नहीं हो रही है आरबीसीज की, या फिर अगर प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रही है लेकिन आरबीसीज अपने नॉर्मल लाइफ स्पैन से 120 दिन से पहले ही मर रहे हैं, पहले ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं। या फिर और किस वजह से हो सकता है कि अगर ब्लड का लॉस हो गया है हमारी बॉडी से तो भी एनीमिया हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ रहे हैं। और हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब है हीमोलाइसिस मींस ब्लड का ब्रेकडाउन होना, और आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना ही हीमोलिटिक एनीमिया कहलाता है। हीमोलिटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन इज अप। तो बिफोर नॉर्मल लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज, और अगर 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी कारण से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, 2 टाइप्स का होता है हीमोलिटिक एनीमिया। एक होता है इनहेरिटेड और एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, और इसका मतलब है इनहेरिट क्या होता है कि फैमिली टू फैमिली चला आ रहा है, कि जीन्स में ही कोई डिफेक्ट है जो कि एक फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट हो रहा है, जिसको इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, या फिर इंट्रिंसिक। एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड जीन्स के डिफेक्ट की वजह से नहीं होता, वो ड्यूरिंग लाइफ हम एक्वायर करते हैं, कि किसी
इफेक्ट से, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के इफेक्ट के कारण बॉडी में हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन हो रही है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब इनको टाइप्स भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक कोज है हीमोलिटिक एनीमिया का, कि हीमोलिटिक एनीमिया क्यों होता है। तो सबसे पहले इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है कि जीन्स, अगर जीन्स में जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कर रही हैं जीन्स अगर उनमें कोई फॉल्ट है तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया। और ये डिफेक्ट कहीं भी हो सकता है, ये हीमोग्लोबिन को भी इन्वॉल्व कर सकता है जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर जो एंजाइम्स जो कि हेल्दी आरबीसीज की प्रोडक्शन को बनाते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे, नॉर्मल सेल कौन से होंगे, जिनके जीन्स सही होंगे। अब एबनॉर्मल सेल्स मींस जीन्स फॉल्टी है, किसी चीज में फॉल्ट आ गया, चाहे वो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो हीमोग्लोबिन है, चाहे एंजाइम्स है, तो वो आरबीसीज जो कि एबनॉर्मल होंगे, चाहे उनका शेप एबनॉर्मल होगा, चाहे उनका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होगा, वो आरबीसीज फ्रेजाइल होंगे। फ्रेजाइल मतलब कि जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, और जो शेप होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप और बायकनकेव होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं बायकनकेव, और अंदर डिस्क शेप होते हैं। मींस जो इसका सेंटर वाला पार्ट होता है आरबीसीज का वो डिप्रेस होता है, एंड ये जो एजेस होते हैं ये उठे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क शेप एंड बायकनकेव शेप आरबीसीज की नॉर्मल होती है। ये शेप किस में हेल्प करती है, ये इजिली स्क्वीज होने में, मीन्स सर्कुलेशन में ये आराम से कहीं से भी स्क्वीज होकर निकल जाते हैं। प्लस ये शेप क्या इंश्योर करती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके आरबीसीज या फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। तो अगर एबनॉर्मल आरबीसीज होंगे तो क्या होंगे, वो फ्रेजाइल होंगे। फ्रेजाइल का मतलब वो इजिली टूट जाएंगे, वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएंगे सर्कुलेशन में, किसी भी चीज़ के टकराव में आए, किसी के भी चीज़ के टच में आए, या फिर कोई भी फैक्टर उस पर आया तो वो इजिली टूट जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया में वैसे दो मेन टाइप है, लेकिन अदर टाइप भी पढ़ेंगे। दो कौन से हैं, एक सिकल सेल एनीमिया और एक थैलेसीमिया, जो कि कॉमन देखने को मिलता है। ये दोनों ही इनहेरिटेड कंडीशंस हैं हीमोलिटिक एनीमिया की। तो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा आरबीसीज है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है इसको बनाने के लिए जो जीन इन्वॉल्व होती है वो होती है HbA जीन, जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, HbA की जगह HbS जीन प्रेजेंट होता है। HbS जीन, ये जीन क्या करता है, जैसे ही ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है, जैसे कि कहीं पर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये वाला जीन प्रेजेंट है HbS जीन, तो आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एक तो वो क्लम्प होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो प्रेसिपिटेट होगा तो हीमोग्लोबिन एक जगह पर इकट्ठा होता रहेगा, क्लम्प होता रहेगा, जिसकी वजह से जो आरबीसीज की शेप होती है वो इस तरह से सिकल शेप हो जाती है। सिकल या फिर क्रिसेंट शेप या फिर आप सी शेप बोल सकते हैं। तो ये सी शेप क्या होती है, एक तो ये क्लम्प हो गया है हीमोग्लोबिन, सिकल शेप का हो गया, प्लस ये जो हीमोग्लोबिन है स्टिकी भी हो जाता है, ज्यादा चिपचिपा भी हो जाता है, तो ये आपस में क्लम्प भी होते हैं। जो ब्लड वेसल में ये जो आरबीसीज फ्लो कर रहे हैं वहां पर भी चिपक जाते हैं। कुछ ये जो शेप है सी शेप है, ये क्या है, जो नॉर्मल शेप होती है मैंने बताया वो क्या है, डिस्क शेप है, बाइकनकेव शेप है, वो आसानी से ब्लड वेसल से निकल जाती है। लेकिन ऐसी शेप क्या करेगी, ऐसी शेप ब्लड वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है कि HbS एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण, जो कि नॉर्मल नहीं है, वो HB जो हीमोग्लोबिन है उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन इजिली क्लम्प हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल शेप हो जाती है आरबीसीज की, और ये सिकल शेप ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। और यही सिकल शेप आरबीसीज क्या होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी 1
120 डेज से कम होता है। और कितना होता है? ओनली 10 to 20 डेज होता है। तो सिकल सेल एनीमिया भी एक हीमोलिटिक एनीमिया है। क्यों? क्योंकि 10 to 20 डेज में ही आरबीसीज मर जाएंगे, तो हीमोलाइसिस हो गया, इट मीन्स आरबीसीज का, आरबीसीज जल्दी ब्रेक डाउन हो रहे हैं। सो ये सीरियस कंडीशन है। बॉडी मेक्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है बॉडी, जिसका नाम है HbS हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसीज को उसका सिकल शेप या फिर सी शेप देता है, जिसको क्रिसेंट शेप भी बोलते हैं। और ये यूजुअली 10 से 20 दिन में ही मर जाते हैं। 120 दिन से बहुत पहले मर जाते हैं, 10 से 20 दिन में ही। तो मर ज्यादा रहे हैं, डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रहे हैं आरबीसीज, लेकिन बोन मैरो से इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए आरबीसीज का काउंट क्या हो जाता है? बॉडी में कम हो जाता है और हीमोलिटिक एनीमिया होता है। द बोन मैरो कांट मेक न्यू आरबीसीज फास्ट इनफ टू रिप्लेस द डाइंग वंस। ऑफ कोर्स बोन मैरो इतनी फास्ट आरबीसीज को नहीं बना सकता जितनी फास्ट आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सिकल सेल एनीमिया में। और यही सिकल सेल एनीमिया जो ब्लड वेसल्स हैं वहां जाके ब्लॉकेज कोज करते हैं। जैसे कि अगर लेग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां जाके ब्लॉकेज कोज करते हैं, लेग में अल्सर हो जाते हैं, लेग में पेन स्टार्ट हो जाती है, और भी कई ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया भी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है हमारा, ये हीम प्लस ग्लोबिन पार्ट से बना है। मीन्स हीम के लिए जो आयरन पार्ट है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है, प्लस ग्लोबिन जो कि चेन्स हैं, प्रोटीन की चेन्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लोबिन चेन्स है हीमोग्लोबिन में, यही इनकी एब्सेंस होती है। तो कोई ग्लोबिन चेन जो है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। इसमें भी आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है नॉर्मल से। हम इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देन कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो हेरिडिटरी मीन्स ये भी इनहेरिटेड है, स्फीरोसाइटोसिस मीन्स इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्फीयर शेप के होते हैं। इसमें क्या होता है? अ डिफेक्ट होता है इन द सरफेस मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ आरबीसीज। जो आउटर कवरिंग है आरबीसीज की, वहां डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो आरबीसीज है ये स्फीयर शेप के हो जाते हैं या फिर बॉल लाइक शेप के हो जाते हैं। तो ये भी अब नॉर्मल शेप है और इनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल से कम होता है। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस या फिर ओवल साइटोसिस। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन में आरबीसीज के कोई डिफेक्ट है, जिसकी वजह से आरबीसीज का जो शेप है वो ओवल शेप हो जाता है। और इसमें भी सेम होता है, ओवल शेप या फिर आप कह लीजिए स्फीयर शेप। ये दोनों शेप्स ही इतने फ्लेक्सिबल नहीं है और आरबीसीज फ्रेजाइल भी होते हैं, इसमें भी इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD। G6PD की डेफिशिएंसी होना। G6PD एक एंजाइम है जो कि आरबीसीज की अर्ली डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है, कि आरबीसीज अपने लाइफ स्पैन से पहले ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये एंजाइम उससे प्रोटेक्ट करता है। तो आरबीसीज का नॉर्मल लाइफ स्पैन में G6PD बहुत हेल्पफुल है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो जैसे ही आरबीसीज कुछ सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आएंगे ब्लड स्ट्रीम के, तो वो रप्चर हो जाएंगे और मर जाएंगे, पहले ही अपने लाइफ स्पैन से डाई हो जाएंगे। 6 इज पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? ये पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और आरबीसीज इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये सभी क्या थे? इनहेरिटेड कंडीशन, कि ये फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती हैं ये कंडीशन, तो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमियाज। एक्वायर्ड मीन्स हम अपने लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं, किसी फैक्टर की वजह से ये प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इम्यून क्या मतलब है? कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारा ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा है आरबीसीज के अगेंस्ट। वैसे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें क्या होगा? अपने ही रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट बनाएगा। तो इसमें 3 टाइप आते हैं, ऑटो इम्यून, एलो इम्यून एंड ड्रग इंड्यूस्ड। सबसे पहले क्या है? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून AIHA, नेम से क्लियर है, ऑटो मीन्स सेल्फ। तो अपने ही आरबीसीज के अगेंस्ट हमारा ही इम्यून सिस्टम
एंटीबॉडीज बनाएगा। तो क्यों बनाता है? इम्यून सिस्टम मेक्स एंटीबॉडीज, या फिर एंटीबॉडीज के हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे ही रेड ब्लड सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं। AIHA अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। तो जितने भी हीमोलिटिक एनीमिया के केसेस हैं, हाफ जो है वो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होते हैं। जो पीपल ओल्डर देन 40 से अबव एज के होते हैं उनमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। कोई ऑटो इम्यून डिसीजेज, अगर किसी पर्सन को कोई और ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे कि ल्यूपस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, कुछ ल्यूकीमियाज या फिर अदर कैंसर्स जो कि ऑटो इम्यून है, ऐसी कंडीशन एक पर्सन को रिस्क पर डालती है हीमोलिटिक एनीमिया होने के भी। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस अगर कोई और प्रेजेंट है तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। और कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि आपको ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के रिस्क पर डालते हैं, जैसे कि एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया। सो ये सभी इन्फेक्शंस भी हीमोलाइसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। सो एलो इम्यून का मतलब है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है वो अच्छे से क्रॉस मैच नहीं किया गया और वो डिफरेंट ब्लड है, तो हमारी बॉडी में उस ब्लड के अगेंस्ट क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएंगी एंड हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। तो एलो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया कैसे होता है? इफ बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसीज दैट पर्सन गेट फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो आरबीसीज थी उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बना दी हमारी बॉडी ने, तो वो सारी आरबीसीज क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? हीमोलिटिक एनीमिया होगा। दिस हैपेंस व्हेन ट्रांसफ्यूज ब्लड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड टाइप देन योर ब्लड। अगर ट्रांसफ्यूज ब्लड अच्छे से क्रॉस मैच नहीं किया गया और डिफरेंट ब्लड है तो ऐसा हो जाएगा। और किसके रीजन में होता है ये? जैसे कि ऐसे केसेस जिसमें मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, जिसको क्या बोलते हैं? RH इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मदर सेकेंड टाइम कंसीव करेगी तो तब क्या होगा? मदर के बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार रहेंगी RH पॉजिटिव ब्लड के लिए, तो उस केस में भी जो हीमोलिटिक एनीमिया है वो हो जाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। तो इट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ देयर इज अ डिफरेंस इन ब्लड टाइप बिटवीन द मदर एंड फीटस, अगर मदर और फीटस में ब्लड टाइप में डिफरेंस है। थर्ड आता है ड्रग इंड्यूस हीमोलिटिक एनीमिया। ड्रग इंड्यूस नेम से क्लियर है, कुछ ड्रग्स या फिर मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो कि एक पर्सन में हीमोलिटिक एनीमिया को ट्रिगर कर सकती हैं। वो कौन सी मेडिसिन हैं? जैसे कि पेनिसिलिन एलर्जी आपने सुना होगा, तो पेनिसिलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकती है, उसको ट्रिगर कर सकती हैं। उसके अलावा क्विनीन, सेफेलोस्पोरिन, मिथाइल डोपा, ये ड्रग्स भी हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकती हैं। और ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं? ये ड्रग्स क्या करती हैं? आरबीसीज के सरफेस पर बाइंड हो जाती हैं एंड हमारी बॉडी में देन इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इज अदर एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया। और कौन कौन से एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया हो सकते हैं? तो मैकेनिकल हीमोलिटिक एनीमिया। मैकेनिकल का मतलब कोई फिजिकल डैमेज, हमारी बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि फिजिकल डैमेज कर रहा है आरबीसीज को, तो फिजिकल डैमेज टू आरबीसीज मेम्ब्रेन्स एंड कॉज देम टू ब्रेक फास्टर देन नॉर्मल। तो उनमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं जिससे फिजिकल डैमेज हो जाता है आरबीसीज पे? सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज एज दे पास थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स। अगर स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, नैरो ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर उसमें से आरबीसीज पास हो रहे हैं और अगर उन ब्लड वेसल्स का जो एंडोथीलियम है, मींस जो उनकी लेयर है, इनर लेयर, वो डैमेज है, वहां पर फिब्रिन्स प्रेजेंट है। फिब्रिन्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर एंडोथीलियम लेयर डैमेज है ब्लड वेसल्स की और वो ब्लड वेसल्स स्मॉल हैं, नैरो हैं, तो वहां से जब आरबीसीज पास होंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि फिब्रिन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिब्रिन्स प्रेजेंट है ब्लड वेसल में तो फिब्रिन्स क्या करेंगे? आरबीसीज को ट्रैप करेंगे। और अगर एंडोथीलियम डैमेज है तो जब आरबीसीज उनसे गुजरेंगे तो क्या होगा? आरबीसीज के जो एजेस होंगे, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी, जिससे आरबीसीज डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस
में आता है फर्स्ट DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। इसमें भी क्या होता है, आरबीसीज डैमेज हो जाते हैं। दूसरा है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा, TTP, इसमें भी आरबीसीज डैमेज होते हैं जैसे वो ब्लड वेसल से पास करते हैं। दूसरी चीज होती है आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व और अदर डिवाइसेस जैसे कि हार्ट लंग बाईपास मशीन। अगर हमारे हार्ट में कोई हार्ट वॉल्व लगाया हुआ है, कोई भी एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है जैसे कि हार्ट वॉल्व जो कि मैकेनिकल वॉल्व्स होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये आरबीसीज को डैमेज कर सकते हैं। जैसे ही आरबीसीज वहां से गुजरते हैं तो ये मैकेनिकल वॉल पर लगकर आरबीसीज की जो आउटर कवरिंग है वो डैमेज हो सकती है। ये शेयर फोर्स लगाते हैं आरबीसीज पर। ऐसे ही हार्ट लंग बाईपास मशीन, इनमें से भी अगर आरबीसीज गुजर रहे हैं तो इन पर मैकेनिकल प्रेशर पड़ सकता है, खासकर जहां पर टर्बुलेंस हो रही है। अगर वहां पर कोई टर्न है तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा ब्लड का, ब्लड की टर्बुलेंस ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या होगा, आरबीसीज डैमेज हो सकते हैं। देन प्री एक्लैम्पशिया एंड एक्लैम्पशिया। प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया में क्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होंगी, तो वहां पर जब आरबीसीज वहां से गुजरेंगे, वहां से सर्कुलेशन में से आरबीसीज पास होंगे तो क्या होगा कि वहां के आरबीसीज डैमेज हो सकते हैं। देन मैराथन एक्टिविटीज, मैराथन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, लॉन्ग रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को बार बार इंजरी होती है, बार बार मैकेनिकल इंजरीज होती हैं, ट्रॉमा होते हैं, तो आरबीसीज इसमें डैमेज हो सकते हैं। तो बेसिकली इन कंडीशंस में क्या होता है कि आरबीसीज कैसे डैमेज हो सकते हैं, मैकेनिकल या फिर फिजिकली वो डैमेज होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग है वो डैमेज हो सकती है आरबीसीज की, जिससे आरबीसीज का ब्रेकडाउन इजीली हो सकता है। अगर फिब्रिन की डिपोजिशन हुई है, ये जो एंडोथीलियल वॉल है, एंडोथीलियम जो कि ब्लड वेसल की इनर लेयर है, अगर वहां पर फिब्रिन प्रेजेंट है तो ये आरबीसीज उनमें ट्रैप भी हो जाएंगे, क्योंकि ये फिब्रिन थ्रेड लाइक है तो आरबीसीज का ये पार्ट कुछ कट भी कर सकते हैं, आरबीसीज एबनॉर्मल शेप के हो सकते हैं उसमें, तो ये आरबीसीज इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देन इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया का क्या मतलब है कि यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होते हैं, आरबीसीज क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, और क्यों होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स की एब्सेंस की वजह से आरबीसीज एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो सेल्स हैं ये क्विकली डाई हो जाते हैं, तो नॉर्मल लाइफ स्पैन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, क्योंकि आरबीसीज जल्दी ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन में भी प्रेजेंट होगा, तो यूरिन का जो कलर होगा वो डार्क कलर होगा, रेडिश कलर होगा। PNH are at increase is for blood clots in veins and low levels of WBCs and platelets। और इस कंडीशन में, PNH कंडीशन में, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया में जो बोन मैरो है वो भी डिप्रेस रहती है। बोन मैरो डिप्रेशन इसमें देखने को मिलता है। बोन मैरो डिप्रेशन का क्या मतलब है कि बोन मैरो से जितने भी सेल्स बन रहे हैं, चाहे वो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर चाहे प्लेटलेट्स हैं, तीनों का ही डिक्रीज प्रोडक्शन देखने को मिलता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो सिंपली जो एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैटीग एंड वीकनेस। ये सब क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आरबीसीज का प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, आरबीसीज का काउंट कम है तो हीमोग्लोबिन का काउंट कम है, और हीमोग्लोबिन का काम ही है ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाकर टिश्यूज तक पहुंचाना। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थकी हुई फील करेगी, फैटीग होगा, डिजीनेस देखने को मिलेगी, चक्कर आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है टिश्यूज तक, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, डिस्निया, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करेंगे ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, ये क्या है, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक अब ऑक्सीजन को पहुंचाना क्या है, प्रायोरिटी है, तो हमारे जो हैंड्स और फीट होंगे वो कोल्ड होंगे। पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि हमारे हैंड्स और फीट अब प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी क्या है, वाइटल ऑर्गन्स, तो वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना जरूरी है। टैकीकार्डिया और हार्ट मर्मर, अब ये भी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, क्योंकि टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो हमारा हार्ट क्या करेगा, अब ज्यादा वर्क करेगा ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचे।
तो हार्ट अपने वर्क को इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, टैकीकार्डिया होगा, और हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा हार्ट मरमर भी सुनाई देगा ऑस्कुलेशन पर। समटाइम्स अगर सीवियर एनीमिया है तो हार्ट का साइज भी एनलार्ज हो जाता है, एरिथमियाज भी देखने को मिलते हैं, एंड समटाइम्स हार्ट फेलियर भी हो जाते हैं। चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? एक तो हार्ट ज़्यादा काम भी कर रहा है, ऊपर से हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर है उसको कम ब्लड जा रहा है। कम ब्लड जा रहा है क्यों जा रहा है? क्योंकि एनीमिया की कंडीशन है, तो जो मायोकार्डियम है वहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। पेल और येलो स्किन, जॉन्डिस। अब हीमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होंगे फास्ट रेट पर, मीन ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड में, तो जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है तो एक सब्सटेंस निकलता है जिसको क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन ये कैसा पिगमेंट है? ये येलोइश कलर का पिगमेंट है। जब ज़्यादा आरबीसीज ब्रेक डाउन होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, तो ये बिलीरुबिन का जो अमाउंट है ये भी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाती है? जॉन्डिस की कंडीशन। क्योंकि ये येलो कलर का है तो हमारा जो स्किन है वो भी येलोइश हो जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स येलो हो जाते हैं, एंड हमारा यूरिन भी डार्क येलो होता है बिलीरुबिन के ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण बॉडी में। क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हीमोग्लोबिन यूरिन में भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन्यूरिया। डार्क कलर का यूरिन आता है, समटाइम्स यूरिन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने पीएनएच में लास्ट स्लाइड में पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया में, जिसमें हीमोग्लोबिन यूरिन में प्रेजेंट था। अब ये जो बिलीरुबिन है, क्योंकि जब आरबीसीज मर जाते हैं, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन में हेल्प कौन करता है? किस ऑर्गन में जाकर होता है? वो होता है स्प्लीन में जाकर। तो अब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है तो स्प्लीन का काम बढ़ गया, क्योंकि जो डैमेज और वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं वो जाकर स्प्लीन में पहुंचते हैं, और स्प्लीन ही उनका लास्ट वाला जो भी पार्ट है, क्रीमेशन है आरबीसीज का, वो स्प्लीन करता है। तो स्प्लीन का काम बढ़ जाएगा तो स्प्लीन का साइज एनलार्ज हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिलीरुबिन का अमाउंट भी इंक्रीज हो गया, और बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर करता है, तो हिमैटोमेगैली भी देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमिनल पेन क्यों होगा? देखो, जब बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो, आरबीसीज के एक्सेसिव ब्रेकडाउन के कारण, तो गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉलीलिथियासिस। और इससे क्या होता है? एब्डोमेन में पेन होता है। एब्डोमेन में पेन इसकी वजह से भी हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली, हिपैटोमेगैली की वजह से भी हो सकता है। लेग सोर्स एंड पेन, मैंने बताया था कि जो भी सेल्स जो कि एबनॉर्मल शेप के होंगे, तो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि सिकल सेल वाली शेप हो गई है, तो ऐसी एबनॉर्मल आरबीसीज एबनॉर्मल शेप की क्या करते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जैसे कि लेग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मॉल हैं, तो वहां पर लेग सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई तब नहीं पहुंचेगी तो लेग्स में सोर्स हो जाएंगे, एंड पेन वहां पर होगी। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग रिएक्शन होती है तो उसके साइंस क्या होते हैं? जैसे कि फीवर, चिल्स, लो ब्लड प्रेशर एंड शॉक। तो वेरी लो ब्लड प्रेशर इसमें हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड है वो हीमोलाइज हो जाता है, एंड शॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे पहले मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि ये क्या है? इनहेरिटेड भी है, एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें जो साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट में हम हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, आरबीसीज का काउंट देखेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम देखेंगे, पीसीवी, रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट अगर हीमोलिटिक एनीमिया तो इंक्रीज देखने को मिलेगा। रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं? जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। क्योंकि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो बोन मैरो क्या करेगी? इसकी प्रोडक्शन बनाने की कोशिश करेगी, प्रोडक्शन तो करेगी लेकिन उतनी नहीं कर पाएगी जितने आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो रेटिकुलोसाइट का जो काउंट है, क्योंकि इमेच्योर सेल्स की प्रोडक्शन तो हो रही है, तो वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। देन पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर में क्या देखने को मिलेगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, पेरिफेरल स्मीयर में हम ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, स्मीयर बनाकर स्लाइड के ऊपर, तो उसमें हमको एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज नजर आएंगे, और अगर आरबीसीज की जो एजेस हैं वो भी रफ नजर आएंगी कई केसेस में, जैसे कि हमने बताया था कि अगर मैकेनिकल डैमेज हो रहा है, फिजिकल डैमेज हो रहा है आरबीसीज पर। देन कोम्स टेस्ट, कोम्स टेस्ट क्या होता है? इसमें अगर ये जो टेस्ट है कोम्स टेस्ट, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं
उस आरबीसीज के अगेंस्ट। तो ये क्या शो करता है, ऑटो इम्यूनिटी शो करता है। कूम्स टेस्ट, पॉजिटिव कूम्स टेस्ट। बिलीरुबिन लेवल भी इंक्रीज होगा क्योंकि आरबीसीज की ब्रेकडाउन इंक्रीज है। लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी करेंगे, हिपैटोमेगाली लीवर का भी जो फंक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। टेस्टिंग फॉर पीएनएच, पीएनएच के लिए अलग से टेस्ट कर सकते हैं जो कि हमने पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया पढ़ा था, तो उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए। टेस्टिंग फॉर G6PD डेफिशिएंसी, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर डेफिशिएंसी है तो भी हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, तो इसको डिटेक्ट करेंगे। बोन मैरो के कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक और टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो LDH एक एंजाइम होता है, अगर इसका लेवल इंक्रीज है, ये एंजाइम आरबीसीज के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, तो अगर आरबीसी ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है तो इस एंजाइम का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या गोल है, सबसे पहले हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिर स्टॉप करना है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, अगर हम कर सकते हैं तो। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग आरबीसीज काउंट, अगर जो आरबीसीज का काउंट रिड्यूस हुआ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर। ट्रीटिंग द अंडरलाइन कोज, जो अंडरलाइन कोज है उसको ट्रीट करना है। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो अगर सीवियर केसेस हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें देना होगा। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे एंड देन अदर चीज़ों को हम डिटेक्ट करेंगे एंड साइड बाय साइड हम अंडरलाइन डिसीज जो है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि हमारे ही इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, अटैक कर रही है, तो ऐसा पेशेंट जिसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण हीमोलाइसिस हो रहा है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे, तो इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। तो ऐसी ड्रग्स क्या करती है, इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। देन बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम स्टेम सेल या फिर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो बोन मैरो के अंदर ही जो स्टेम सेल्स होते हैं वही स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं। ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ये प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये किसी भी ब्लड सेल का टाइप ले सकते हैं, चाहे वो आरबीसीज है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, WBCs है। तो एक डोनर अगर मैच होता है बोन मैरो तो एक स्टेम सेल या फिर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। तो क्योंकि आरबीसीज क्या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी देंगे ताकि जो आरबीसीज है उनका प्रोडक्शन होता रहे। ट्रिगर्स अवॉइड करनी है, तो ट्रिगर्स कौन से थे, जैसे कि कुछ मेडिसिन की वजह से हो रहा था, अगर किसी इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ रहा है उसकी वजह से हो रहा था, या फिर टॉक्सिन्स, तो अगर मेडिसिन की वजह से हो रहा है तो वो मेडिसिन ही अवॉइड करनी है, ठीक है। इन्फेक्शंस हैं तो वो पर्टिकुलर इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, साइटोमेगैलोवायरस, मलेरिया वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, इन सब का ट्रीटमेंट करना है। देन स्प्लेनेक्टमी, स्प्लेनेक्टमी का मतलब है जो स्प्लीन है उसको रिमूव कर देना। तो स्प्लीन का काम क्या है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करना, लास्ट में यही हैंडल करता है स्प्लीन ही, वॉर्न आउट और डैमेज आरबीसीज को। तो अगर स्प्लीन रिमूव कर दिया जाए तो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कम हो जाती है, जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। देन एक ड्रग है फॉर PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसके लिए एक ड्रग आता है दैट इज एक्यूलिजुमैब, सोलिरिस इसका ब्रांड नेम है, तो वो इसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। देन इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, IVIG, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, सो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन IV दिए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है कि दूसरों के ब्लड से एंटीबॉडीज ले लेना, तो वो एंटीबॉडीज, वो मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज जो कि हम किसी और के ब्लड से लेते हैं, वो एंटीबॉडीज बहुत हेल्दी हैं। वो क्या करेंगी, अगर हम किसी को ये इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे तो वो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी, इन्फेक्शन के साथ फाइट करेगी, अगर ऑटो इम्यूनिटी है तो उसमें भी हेल्प करेगी एंड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी। सो IV इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज है वो हम फर्दर लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।